बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 4th चैप्टर है आपका। वहाँ पर ये वाले टॉपिक क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि अदरवाइज बच्चे 11 12 का सब पढ़ने लगते हैं और फिर वो बीटेक की बातें उनकी रह जाती हैं, गेट की तैयारी जो है प्रिपरेशन वो बेकार हो जाती है। हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाते हैं, गेट के आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो वो क्या है उसमें एनालिटिक फंक्शन, कॉची रीमान इक्वेशन, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, ये सारी थ्योरम्स है। सभी स्टूडेंट्स को प्यार भरा नमस्कार। अगर आप लोगों ने ये वीडियो खोला है तो दो ही बातें कंफर्म है कि या तो आप लोग मानते हैं कि आपकी मैथमेटिक्स बहुत ही कमज़ोर है और आखिर सर से जान लें कि सर क्या बताने जा रहे हैं, और दूसरी चीज़ आप लोग मानते हैं कि मैथमेटिक्स तो हमारी ठीक है लेकिन फिर भी वो फीलिंग नहीं है, जो फील होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। तो सर के वीडियो में जल्दी से देख लें कि आखिर क्या कर लें कि हमारी मैथ्स स्ट्रांग हो जाए। पहले तो बेटा मैं आपको डिस्क्लेमर देने जा रहा हूँ कि ऐसा कोई मैं घुट्टी घोल के ऐसे पिलाने नहीं जा रहा आपको, बस 5 मिनट में आपको पता चल गया कि आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो गई। जो मैं बोलूँगा उस काम को करने में आपको कुछ समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा वो भी मिनिमम होगा। तो इस डिस्क्लेमर के साथ ही इस वीडियो को आगे देखना शुरू कीजिए। देखिए प्रॉब्लम क्या आती है जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, तो हमेशा से हमने एक प्रॉब्लम देखी है। कुछ बच्चे होते हैं डिप्लोमा बैकग्राउंड के जो गेट की प्रिपरेशन करते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आती है? डिप्लोमा बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, वो 11 12 में मैथ्स पढ़े नहीं होते, या फिर जो लोग पढ़े भी है 11 12 में मैथमेटिक्स, बेटा वो इतने साल के गैप की वजह से वो सब कुछ भूल चुके हैं, तो सब वो कनेक्ट नहीं कर पाते। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग हायर कॉन्सेप्ट जब डील करते हैं तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो 11 12 के हैं, इवन 9 10th के कॉन्सेप्ट भी वो लगते ही लगते हैं। उन कॉन्सेप्ट में क्योंकि लैक है स्टूडेंट का, कुछ याद नहीं आ रहा, तो वो चीज़ों को आगे बढ़ा नहीं पाते। तो हम आपके लिए 15 टॉपिक ऐसे लेके आए हैं, 15 कॉन्सेप्ट्स बेटा। जैसे 15 OLQs होती है ना, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ऐसे ही 15 टॉपिक्स मैं 9 से 12 तक के लेकर के आपके पास आया हूं। आपको बताने जा रहा हूं कि अगर उन टॉपिक्स को आपने हल्का हल्का भी आइडिया ले लिया है तो आपको हायर मैथमेटिक्स पढ़ने में कोई इशू नहीं आने जा रहा है। अच्छा, स्ट्रेटजी क्या होगी पढ़ने की? देखिए पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन से टॉपिक्स हैं, 15 टॉपिक्स है, कहाँ से पढ़ोगे। अच्छा, और तीसरी चीज़ फिर कुछ जनरल पॉइंट हम डिस्कशन कर लेंगे। मैथमेटिक्स पढ़ते समय या मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करते समय कौन से जनरल पॉइंट्स आपको दिमाग में लाने हैं। तो देखो सबसे पहले 9 से 12 तक में आप लोगों ने एनसीईआरटी का नाम सुना ही है। एनसीईआरटी आपको कहीं से भी फ्री में डाउनलोड हो जाएगी। बहुत सारे ऐप हैं, उन ऐप में से किसी भी एक ऐप से जाकर के 9 से 12 तक की एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए। और उसी में एडवांस वर्जन होता है 11 12 का एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर भी एक बुक है, एनसीईआरटी वालों की है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए वो बुक है। तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट पहले तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसमें वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये रहा 9th क्लास से बेटा, ये टोटल हम 15 टॉपिक्स बताएंगे, कहाँ से पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं ये भी जान लो। देखो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें से आपको बेटा पॉलिनोमियल और सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। चैप्टर तो उसमें बहुत सारे हैं लेकिन पॉलिनोमियल वो 2nd चैप्टर आपको मिलेगा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में 13th चैप्टर आपको मिलेगा। ये 2 चैप्टर आप 9 से पढ़ लीजिए। पॉलिनोमियल पढ़ना क्यों जरूरी है बेटा? आगे एक्चुअल में जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, ये सब बातें करते हैं तो वहाँ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आता ही आता है। इवन बहुत सारे कैलकुलस के क्वेश्चंस में बच्चे रैशनल फंक्शन को पॉलिनोमियल समझ लेते हैं। मैं पूछता हूँ 1/x कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, कह देते हैं 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, या कह देते हैं -1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। सेंसलेस बात है बेटा, ये रैशनल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो खैर, अच्छा बच्चों को पीस वाइज फंक्शन, इररेशनल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ये सब पॉलिनोमियल से अलग होते हैं। रूट्स वगैरह भी ज्यादातर पॉलिनोमियल के निकाले जाते हैं। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। कहाँ से मिलेगा? 9th क्लास की एनसीईआरटी में 2nd चैप्टर। और बेटा यही पॉलिनोमियल वाला चैप्टर यहाँ देखो 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी 2nd चैप्टर है, 10th की एनसीईआरटी में भी 2nd चैप्टर है। तो पहले आपको 9th से पढ़ लेना है 2nd चैप्टर, फिर 10th की एनसीईआरटी से 2nd चैप्टर पढ़ लीजिए। पॉलिनोमियल आपका रेडी हो गया। आगे के जब भी हम कोई बातें करेंगे या आप कहीं भी किसी से भी पढ़ते हो तो कम से कम वहां आपको प्रॉब्लम नहीं आने जा रही। दूसरा टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, इसमें भी पढ़ना क्या है सुन लीजिए बेटा। ये एनसीईआरटी में भी आपको पूरा नहीं पढ़ना, आपके पास बुक डाउनलोडेड है, आपको केवल उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स और थ्योरी पढ़ लेनी है, उसकी एक्सरसाइज भी नहीं लगानी। इतना ही सफिशिएंट है। गेट की प्रिपरेशन में जो यूज होगा वो इतना ही सफिशिएंट है कि आप करोगे क्या, थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ोगे, सॉल्व एग्जाम्पल लगा लोगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम, आगे बहुत सारी जगहों पर जब हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे या मैक्सिमा मिनिमा या एरिया वॉल्यूम निकालेंगे मल्टीपल इंटीग्रल से, तो वहां कहीं ना कहीं ये एरिया और वॉल्यूम, क्यूबॉइड का, क्यूब का, सरफेस एरिया, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, इन बच्चों को स्फीयर की इक्वेशन नहीं पता होती है तो वो वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसको मेंसुरेशन वाला पार्ट भी कहते थे आमतौर पर। लेकिन आप एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक कवर कर लो। तो 9 से 2 टॉपिक हो गए बेटा। आप देखो 10th क्लास से आपको ये वाले 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पॉलिनोमियल तो वही 9th वाला, यहाँ टू बी कंटिन्यूड है तो उसको कंप्लीट 1 गो में कर लीजिएगा। फिर बेटा सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 4th चैप्टर है आपका वहां पर 10th क्लास की एनसीईआरटी में। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्चुअल में होता क्या है,
रूट्स की बातें आएंगी। जब हम मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़ते हैं वहाँ पर रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम, वहाँ रूट्स की बातें आती हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एफ डैश एक्स को जीरो पुट कर रहा होता है मैक्सिमम मिनिमम में, या फिर ट्रेपेजॉइडल रूल वगैरह तो नहीं, न्यूटन रेफसन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, उसमें भी रूट्स की बातें आनी है। तो बच्चों को ज़्यादातर वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना देते हैं। अब बच्चों को उसका रूट ही नहीं पता, कभी रूट एक्स एक्सिस पे मिलेगा, कभी इमेजनरी मिल जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे बच्चे ओ पैराबोला वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं, जबकि उसकी जनरल इक्वेशन थोड़ी अलग होती है। तो वो ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड कुछ भी हो सकता है। तो बेटा वो सारी चीजें आपको, रूट्स इक्वल कब होंगे, रूट्स इमेजनरी कब होंगे, इवन ये वाला कॉन्सेप्ट आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम सीएफ और पीआई वाला टॉपिक अप्लाई करते हैं वहां भी काम आता है। तो ये पता ही होना चाहिए। फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गई। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में देखो ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और ये बहुत जगहों पे अप्लाई हो जाते हैं। क्लास में हम लोग की मजबूरी होती है कि हम लोग बहुत डिटेल में वहां जा नहीं सकते, है ना। देखो 10th क्लास का हम सीधे फॉर्मूला लिख देते हैं जो जरूरत होती है, लेकिन अगर आप उसको हल्का सा वन गो में पढ़ लें तो आपके लिए बेटर रहेगा आगे चल के। अच्छा, उसी में साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, ये सब चीजें भी बच्चों को नहीं मालूम होती है। जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो उनको ये देख लेना है। तो 10th क्लास से केवल ये 3 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री वहां पे आपको 8th वाले में मिल जाएगा। लेकिन बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री टू बी कंटिन्यूड होगा शायद, देखिएगा यहाँ तो नहीं है, और ये 11th में होना चाहिए। हाँ देखो 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर भी है, ये थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है 10th क्लास वाली। फिर 11th क्लास में बेटा 3rd चैप्टर आपको फिर से ट्रिग्नोमेट्री का मिलेगा। जैसे पॉलिनोमियल को आपने 9th और 10th में वन गो में पढ़ा था, वैसे 10th और 11th की एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को वन गो में पढ़ लीजिए। उसके बाद अच्छा पढ़ना क्या है फिर बता रहे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स और थ्योरी, उसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद बेटा ये कुछ और चैप्टर्स हैं 11th के जो आपको पता ही होने चाहिए। सेट थ्योरी क्यों पता होनी चाहिए? फर्स्ट चैप्टर है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। खासतौर पर प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेटा वो सेट थ्योरी से ही निकल के आते हैं। बिना सेट थ्योरी के प्रोबेबिलिटी पढ़ना या समझना या उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना इतना ईजी नहीं होगा, ठीक है। फिर रिलेशन फंक्शन। अब ये रिलेशन और फंक्शन अलग अलग चीजें हैं, पर फंक्शन इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ रिलेशन। तो आपको ना जैसे फंक्शन में जब हम मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन करेंगे या मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले डोमेन लिखाएंगे फंक्शन का, या आप पढ़ते हो तो डोमेन। अब बच्चों को डोमेन और रेंज नहीं पता तो वो फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज की बात आती है। वहीं आप सीएसआईटी के स्टूडेंट है तो फिर आपका 1 ऑन टू फंक्शन, मैनी 1 इनटू फंक्शन, ये सारी बातें भी करनी होंगी। तो फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, उसी का रिलेशन का पर्टिकुलर केस फंक्शन है तो रिलेशन भी तो पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लास में मजबूरी होती है कि हम डीप में जा ही नहीं सकते, है ना। तो मतलब जितना जरूरत होता है उतना बता देते हैं, लेकिन जिन बच्चों को पहले से पता है उनका रिकॉल हो जाता है, और जिनको पता ही नहीं है उनका रिकॉल भी नहीं होता, वो बेचारे ऐसे परेशान से होते रहते हैं। तो बेटा आपका डिप्रेशन बचाने के लिए, अच्छा अभी तक ये वाले टॉपिक क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज बच्चे 11 12 का सब पढ़ने लगते हैं और फिर वो बीटेक की बातें उनकी रह जाती हैं, गेट की तैयारी जो है, प्रिपरेशन, वो बेकार हो जाती है। तो बेटर ये है कि केवल यही वाले टॉपिक पढ़ लेने। तो आपको रिलेशन फंक्शन क्यों जरूरी है पता चल गया। खैर वो आपको सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा वहां पर। उसके बाद बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स बाद में, पहले स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बस देखो, स्ट्रेट लाइन की कितने सारे तरीके हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, या फिर एक इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y इक्वल्स टू mx, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। बच्चों को इसे पता ही नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D क्या होती है। बहुत सारी जगहों पर हमें लाइन की इक्वेशन डालनी है। जैसे मल्टीपल इंटीग्रल से जब वेरिया वगैरह निकालेंगे तो बेटा एक तो वो कर्व देते हैं और साथ में एक स्ट्रेट लाइन दे देते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के अलग अलग तरीके पता होना चाहिए आपको। ऐसे ही जब हम प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं, जब वहाँ CDF वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है तो बेटा वहाँ भी स्ट्रेट लाइन बना के कई बार दे देंगे जो हमें क्रॉस चेक करना होगा। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन आपको पता होना चाहिए। 10th चैप्टर है, इसको पढ़ना होगा, ठीक है। हाँ, फंक्शन में जानकारी और क्यों है बेटा, फंक्शन में इवन ऑड फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन से तो वहाँ इवन ऑड फंक्शन की बहुत प्रॉपर्टीज लगेंगी, बच्चों को मालूम भी नहीं है। बेसिक ग्राफ क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, है ना, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लॉग फंक्शन का, ये सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। और स्ट्रेट लाइन जान गए आप। ऐसे ही फिर आपको बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर जानना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों जानना है, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाते हैं गेट के, आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो वो क्या है, उसमें एनालिटिक फंक्शन, कॉची रीमा इक्वेशन, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, ये सारी थ्योरम्स है। उसके लिए बेसिक कॉम्प्लेक्स तो पता ही होना चाहिए ना, आयोटा, आइलर नोटेशन, ये सब क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो बेटा इसलिए 12th क्लास का वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक है उसको पढ़ोगे तभी काम होगा। ये फिफ्थ चैप्टर मिलेगा, इसलिए आप बस इनके स्क्रीनशॉट ले लो, बस यही चैप्टर पढ़ लेने हैं। कोनिक सेक्शन क्यों जरूरी है बेटा, कोनिक सेक्शन में क्या है, स्फेयर, नहीं, स्फेयर नहीं,
पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सब बातें जब वो मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ते हैं तो वहाँ पैराबोला ज़्यादातर डाल देते हैं वो। तो पैराबोला की जनरल इक्वेशन क्या है, ओपनिंग राइटवर्ड क्या होता है, ओपनिंग लेफ्टवर्ड क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या है, तो ये सारी बातें यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो ये जरूरी है। ठीक हो गया, तो इतने टॉपिक आपके 11वीं क्लास के हो जाएंगे जो आपको पढ़ने होने ही चाहिए। अच्छा, अभी देखो इसमें समय कितना लगेगा। टोटल बेटा 15 चैप्टर्स हैं, अभी 12th क्लास के चैप्टर भी आने जा रहे हैं, टोटल 15 है। तो अगर जिनकी थोड़ी बहुत मैथ क्लियर है वो एक दिन में एक चैप्टर निपटाइए। करना क्या है, आपको मोबाइल या लैपटॉप में लेके बैठ जाना है, थ्योरी वाला पोर्शन एक रफ कॉपी लेके बैठिए, स्टडी सुनिए और शॉर्ट एग्जाम्पल्स को गो थ्रू कर लीजिए, थोड़ी देर बाद उनको लगा भी लीजिए, जो अच्छा एग्जाम्पल लगे उसको लगा लीजिए। अपना कोई सेल्फ नोट थोड़ा बहुत बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, एक दिन में एक चैप्टर। जो डिप्लोमा बैकग्राउंड के बच्चे हैं या जिनको कुछ भी याद नहीं आ रहा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में एक चैप्टर। तो बेटा 2 दिन में एक चैप्टर, 15 चैप्टर हम आपको बताने जा रहे हैं। 30 दिन में आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो चुका होगा। तो जब बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा तो आप गेट के लिए जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़े, अब 12th क्लास के टॉपिक देखो बेटा, ये हैं 12th के टॉपिक। इसमें पहले आपको डिटर्मिनेंट पढ़ना चाहिए, उसके बाद मैट्रिक्स पढ़िएगा। पहले डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पूरी निपटा दीजिए, ये 4th चैप्टर होगा और मैट्रिक्स वाला 3rd चैप्टर होगा। 12th क्लास से आपको ये दोनों तो चाहिए, क्योंकि आगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इगन वैल्यूज, इगन वेक्टर्स, है ना, कैले हैमिल्टन थ्योरम, डायगोनलाइजेशन, बेटा वो सारी बातें यहीं पर बेस्ड हैं। तो ये वाली चीजें पता हो, हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में लेकिन उतना फील नहीं आ पाता अगर आपको ये बात पहले से मालूम है तो, या टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा है गेट के लिए तो आपको अगर पहले से मालूम हो तो फील गुड बहुत अच्छा रहेगा। फिर आगे बेटा ये जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है, इसमें आपको ना डिफरेंशियबिलिटी वाला पोर्शन पढ़ना है। वहां पे पूरा चैप्टर लिखा था इसलिए मैंने पूरा लिखा। कंटिन्यूटी तो क्लास में टीचर आपको पढ़ा देंगे, लिमिट कंटिन्यूटी बेसिक से ही पढ़ा देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिटेल में पढ़ा देंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन में बहुत हल्का डिफरेंशिएशन कोई भी टीचर क्लास में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि बच्चे मिक्स बच्चे बैठे होते हैं तो वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन में पढ़ाएंगे। तो उसका बेसिक कहाँ से आएगा, पावर फार्मूला क्या होता है ना, लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, क्वोशंट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला, ये सब भी बच्चों को नहीं मालूम, या एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो यहाँ से मिल जाएगा। ये 5th चैप्टर है आपका 12th क्लास से, तो डिफरेंशिएशन यहाँ से निपटाइए। और इन सब में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन, 7th चैप्टर। बेटा ये एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन में ये डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों इंटीग्रेशन यहीं पे डाले हुए हैं। अच्छी बात है, एक ही चैप्टर के अंदर दोनों तरह की चीजें हो गई। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो केवल आपको इसलिए पता होना चाहिए कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सको, पर आपका जो ज्यादातर एप्लीकेशन होता है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का होता है जिसमें लिमिट लगी होती है और वो प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। तो बेटा प्रॉपर्टीज उसकी 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, उनके बेसिस पर डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप सीख जाओगे। अगर ये आपको हैं तो फिर आगे बीटा गामा फंक्शन से कैसे इंटीग्रेशन होगा, डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे होगा, है ना, या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो या फिर प्रोबेबिलिटी में इंटीग्रेशन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का यूज होना ही होना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 का जो आपको पता ही होना चाहिए, और एनसीईआरटी बहुत जल्दी हो जाना है, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होना। और एक है बेटा वेक्टर कैलकुलस, है ना, तो वेक्टर कैलकुलस जिसमें हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ते हैं, या फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, उसका बेसिक वेक्टर एनालिसिस से आता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस तरह की बातें आपको 12th क्लास में पढ़ाई गई थी। हल्का सा रिवीजन कीजिए। तो बेटा ये टोटल इतने टॉपिक हो गए। आप कहोगे सर ये टोटल 14 टॉपिक्स है, 15वां टॉपिक कहाँ है? 15वां वो मैंने लिखा नहीं था, यहाँ नहीं था कहीं, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो 15वां टॉपिक अभी लिखने जा रहा हूँ, 15th टॉपिक, ठीक है। यहाँ देखो ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ये जो टॉपिक आपको बताए, आपको लगेगा कि सर उसमें तो बहुत कम सॉल्व एग्जाम्पल्स थे, मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँ। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे करना है, 11th-12th की ही एग्जाम्पलर बुक होती है बेटा, ये भी डाउनलोड हो जाएगी। एग्जाम्पलर में इसी ऑर्डर में, यहाँ देखिए, जैसे ये 12th क्लास की आपने एग्जाम्पलर ली तो वहीं एग्जाम्पलर बुक में 3rd चैप्टर पे मैट्रिक्स होगा, 4th चैप्टर पे डिटर्मिनेंट होगा, 5th चैप्टर पे डिफरेंशिएशन होगा, ऐसे ही होगा इसी ऑर्डर में। आप जैसे आपने आज डिफरेंशिएशन पढ़ लिया तो आप उसी के एग्जाम्पलर के सॉल्व एग्जाम्पल्स लगा डालिए, उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मत लगाइए, सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाइए केवल। आपको क्योंकि रिसर्च नहीं करना, आपको बेसिक बातें सारी जान लेनी है जो आपको गेट के सिलेबस में काम आने जा रही है या इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में काम आने जा रही है। इवन मैं तो कहता हूं कि जो भी 12th क्लास का पास स्टूडेंट है उसको ये सब बातें पता ही होनी चाहिए। देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये सब बातें एटलीस्ट ये बातें क्यों पता होनी चाहिए। आप किसी
किसी डॉक्टर के पास जाओ, है ना, आपके सिलेबस में हो चाहे ना हो, पता होनी चाहिए। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, कह दो डॉक्टर साहब कल मुझे बुखार आया था, मैंने कॉम्बीफ्लेम खा ली, और डॉक्टर साहब कहेंगे कॉम्बीफ्लेम क्या होती है, ये कौन सी दवा है। अगर उन्होंने ऐसा बोला तो आप तुरंत कहोगे भैया इस डॉक्टर को दिखाओ मत, इनको तो कॉम्बीफ्लेम का नाम नहीं पता। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लो ऐसा हो जाए, कुछ झोला छाप डॉक्टर भी होते हैं ना, उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो आप तुरंत उसे कह दो नहीं, जबकि वो कहेंगे मेरे सिलेबस में तो है नहीं, मैं क्यों कॉम्बीफ्लेम पढ़ूं, एग्जाम में तो आने नहीं जा रहा, पता ही होना चाहिए। तो ये वाले वो टॉपिक्स हैं जो हर 12th क्लास के पास बच्चे को मालूम भी होना चाहिए। अब बेटा 15th टॉपिक क्या होने जा रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन। एक ये है पार्शियल फ्रैक्शन, ये डायरेक्टली तो कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन आप क्या करोगे बेटा, 4 केस होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, उसमें भी केस 1 केस 2 के ही से ही क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करते समय पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्टली तो इन 2 जगहों पर जरूरत पड़ती है आपको। इसके लिए हम कोई वीडियो बना के आगे डाल देंगे, 15-20 मिनट का या हाफ एन आवर का वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो से ही देख लेना आप, या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आपको देख लीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन के 4 केस होते हैं, जिनमें से पहले 2 केस से ही आपको काम चल जाएगा एग्जाम में, या फिर हमारे वीडियो का इंतजार कीजिए, कुछ समय बाद पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये बेटा वो 15 टॉप पॉइंट हो गए, और प्रैक्टिस कैसे करनी है, एग्जाम्पलर से। अब कुछ जनरल पॉइंट्स का मैं डिस्कशन कर लूँ आपको, ये तो पता चल गया। अगला जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट क्या है, सबसे पहले बेटा जब आप तैयारी करते हो तो आपकी एक फॉर्मूला शीट होनी ही चाहिए। अब फॉर्मूला शीट भी 2 तरीके से, एक तो आपके वॉल पर पेस्ट होनी चाहिए वो फॉर्मूला शीट जो आपने टाइम टू टाइम बनाई है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले तैयार कर लिए तो उसको पेस्ट कर दीजिए वॉल पे अपनी, जिस भी कमरे में रहते हो। और दूसरा आपके वो मोबाइल में होनी चाहिए कि कभी आप ट्रैवल कर रहे हो तो खाली बैठे क्या करो, रील देखने से अच्छा है मोबाइल पे फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लो। सोते समय हमेशा रूल बना लीजिए कि सोने से पहले जो मेरा आखिरी चीज मैं मोबाइल में देखूंगा वो फॉर्मूला देखूंगा। लोग रील देख करके सोना पसंद करते हैं, हमारा कहना है फॉर्मूले देख करके सोना पसंद कीजिए। इससे बेटा एक फायदा होता है कि जब आप मोबाइल में पढ़ाई वाली चीज खोल देते हो तो नींद भी जल्दी आती है। हाँ, तो कुछ लोगों को जो नींद ना आने की बीमारी है तो वो नींद जल्दी आ जाएगी, ये भी एक अच्छी बात होगी। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको पता, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा हो गया। वॉल पे होगा, मोबाइल पे होगा, जरूर होगी वो फोटो। फिर बेटा ग्रुप स्टडी करें कि ना करें, हाँ एक चीज और, या फिर लाइब्रेरी को ज्वाइन करें कि ना करें। देखो ग्रुप स्टडी अच्छी चीज है, लेकिन आपका ग्रुप ज्यादा से ज्यादा 3 फ्रेंड्स का होना चाहिए। 3 फ्रेंड्स का, 3 से ज्यादा फ्रेंड्स हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो सकता है तो 4 बस, इससे ज्यादा तो समझ लो फिर वो बातें होने जा रही हैं। तो जब भी आप ग्रुप स्टडी भी करना, क्या है मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं बेटा, होगा क्या, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, वो कोई क्वेश्चन सॉल्व करे, आपसे कोई गलती हो गई, उससे कोई गलती हो गई, तो आप दूसरे के करे हुए सॉल्व करे हुए क्वेश्चन को देखिए खाली टाइम में कि इसने क्या गलती करी या इसकी गलती ढूंढने की कोशिश करी है। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि सामने वाले की वे ऑफ थिंकिंग ये है, तो आपका भी वैल्यू एडिशन होता चला जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना टीचर्स को इतना कैसे पता चल जाता है, बेटा आप लोगों की गलतियां देख देख करके भी हम लोग सीख जाते हैं कि बच्चों को यहाँ भी दिक्कत आ सकती है, तो आपका भी कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन उससे होगा। लेकिन ये 3 फ्रेंड से ज्यादा नहीं हो सकता, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर पे बैठ के पढ़ाई का माहौल हमेशा बनाए रखना इतना आसान नहीं होता। तो बेटा बेटर ये है कि अगर अफोर्ड कर सकते हैं, जो पास आउट बच्चे हैं उनको तो जरूर कर लेना चाहिए, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ ले, या तो ग्रुप स्टडी करो 3 फ्रेंड्स या लाइब्रेरी। ठीक है, अगला बेटा नोट्स कैसे बनाना है। अब ये नोट्स में भी ध्यान रखने वाली बात है, एक पेज है, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत काम की बात है, हमेशा ध्यान रखिएगा इतना पोर्शन आपका छूटा होना चाहिए। आपको जो नोट्स बनाने हैं बेटा केवल और केवल इतने पोर्शन में लिखने हैं। ये क्या है, ये 20%, ये 20% इलाका आपका बचा होना चाहिए जो भी आप नोट्स बना रहे हो। सर अगर 20% छूट ही गया तो पेपर में बचेगा ही क्या, पेज में, कोई बात नहीं, इतनी कंजूसी ना करो, इतना छूटा ही होना चाहिए। रीजन क्या है, जब आप ये नोट्स पहली बार जब आप नोट्स बनाते हो आपको लगता है कि आपने सब कुछ अच्छे से तैयार कर लिया, पर ऐसा नहीं है। जब आप 2 या 3 बार रिवीजन कर लेते हो तो कुछ नई बातें आपके दिमाग में आती है उसी पर्टिकुलर पेज पर जो होनी चाहिए रिवीजन के लिए। तो बगल में अगर स्पेस छूटी होगी तो बेटा यहाँ पे उस बची हुई बात को लिख लेंगे। कई बार किसी पन्ने पे कुछ भी नहीं लिख पाओगे, पर इतना चलता है, आप चलो तो इसमें थोड़ा कम कर लो, 15% कर लो, पर स्टैंडर्ड माना जाता है 20% 3 तरफ से छूटा होना चाहिए, तो नोट्स आपके अच्छे से बनेंगे। कंसिस्टेंसी में क्या बोलने जा रहे हैं हम बेटा, कंसिस्टेंसी ध्यान रखिएगा। हमने बहुत एक्सपीरियंस है हमें, है ना, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। हमने हमेशा देखा है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे का सिलेक्शन जरूरी नहीं है कि हो जाए, लेकिन कंसिस्टेंट बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। जो कंसिस्टेंटली 2-3 घंटा रोज पढ़ रहा है थ्रू आउट द ईयर, उसके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना। तो इंटेलिजेंस का सिलेक्शन से बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत गहरी बात बोलने जा रहे हैं। इंटेलिजेंस का सिलेक्शन से बहुत ज्यादा रोल नहीं है, थोड़ा रोल तो है लेकिन बहुत रोल नहीं है।
उस इंटेलिजेंट व्यक्ति को भी कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी। इतना हो सकता है कि वो 2 घंटे की कंसिस्टेंसी में काम चला ले जाए, आपको 3 घंटे की कंसिस्टेंसी लग रही है, तो आप कंसिस्टेंसी में हार्डवर्क थोड़ा सा बढ़ा दो। तो इसलिए बहुत जरूरी है। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बुद्धि के बहुत तेज होते हैं, क्लास में बहुत अच्छे आंसर्स देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि कंसिस्टेंसी बेकार कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी बातें करने के अलावा बेटा ये रेस्ट डे होना बहुत जरूरी है। आप 7 दिन पढ़ाई करोगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, कंफर्म है। अगर 7 डेज पूरे महीने में हर 7 दिन पढ़ाई कर रहे हो, वीक में 7 दिन होते हैं, फिर पढ़ते जा रहे हो, आपने अपने आप को रेस्ट ही नहीं दिया, तो एक दिन आप रेस्ट डे रख सकते हो। कम से कम हाफ डे को तो रेस्ट डे बोल ही सकते हो। सर मैं कॉलेज गोइंग हूं, मैं कैसे रेस्ट डे फॉलो करूं? कोई बात नहीं, जितना मैनेज हो सके। लेकिन रेस्ट डे बेटा तब आएगा जब पहले आप पढ़ाई कर चुके हो। कुछ लोग क्या होते हैं, पहला दिन ही रेस्ट डे बना लेते हैं, फिर बाकी 6 दिन पढ़ूंगा। नहीं, पहले 6 दिन पढ़ लिया, फिर एक रेस्ट डे आया कि जब एग्जॉस्ट की फीलिंग आ रही है, और उस दिन कितना ही जरूरी काम हो, कुछ हो पढ़ाई का, हमें पढ़ना ही नहीं है, आधा दिन हम देखेंगे ही नहीं, तो फिर आपका क्या होता है, पिकअप जल्दी कर ले जाते हो। तो ये बहुत जरूरी चीज है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हमेशा फ्रेश बने रहते हैं और काम होता चला जाता है। तो बेटा रेस्ट डे के हिसाब से काम करो। ये कुछ पॉइंट्स थे, मैं आपको 1-2 बार और दिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 9th क्लास के आपको 2 चैप्टर फॉलो करने हैं, फिर बेटा 10th क्लास के ये 3 चैप्टर आपको हैं, केवल यही 3 चैप्टर। बहुत सारे होंगे, ध्यान रखना, एक और मन आएगा चैप्टर बहुत सारे होंगे, लगेगा ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ, नहीं, केवल इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड चीजें वहां आने जा रहे हैं, मतलब आपका यूज होने जा रहा है। अगला क्या है, 11th के ये सारे चैप्टर्स हैं, फिर 12th के बेटा ये वाले चैप्टर्स हैं, और एक चैप्टर मैंने एक्स्ट्रा डाला है पार्शियल फ्रैक्शन, और इनकी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। तो एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लीजिए, वो भी सॉल्व वाली, बस इतना सफिशिएंट था। इससे ज़्यादा बेटा जरूरी नहीं है जानने का। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस टाइम। आगे फिर किसी वीडियो में आएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपका कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा, लेकिन बेटा इसको पढ़ना पड़ेगा। इस बात को जानने से कुछ नहीं होगा, इस बात को करना पड़ेगा। जो लोग की मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत रेडी है वो 15 दिन में एक काम को कर सकते हैं, जिन लोग की बिल्कुल नहीं है वो 30 दिन में कर सकते हैं। आप एक बार ऐसा कर लीजिए और एक दिन में 2 से 3 घंटे में काम हो जाएगा। बेटा एक बार ऐसा कर लीजिए, बिलीव मी, 1 महीने बाद आप अपने आप को एक नई पोजीशन पे पाओगे। आपको लगेगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट में जो लैकिंग थी वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो गई हैं। चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।